जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे हो गए। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और दोस्तों इस प्रकार से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे चित्रों के माध्यम से, ताकि हमारे एग्जाम में यहाँ से जितने भी प्रश्न आते हैं ना, सब कर पाओगे। और सारा डिटेल है इस क्लास में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो हम इसमें सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। फिर कुछ अवधारणाएं लोगों ने दी है, जैसे कॉपरनिकस ने क्या कहा है, टॉलमी ने क्या कहा है, हम ये बताएंगे चित्र के माध्यम से। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, विंग वैंग थ्योरी क्या है, वो हम बताएंगे। उसके बाद ये कुछ चित्र दे रखे हैं कि बिग बैंग थ्योरी से कैसे आज जीवन संभव हुआ था। आकाशगंगा और निहारिका या गैलेक्सी नेबुला क्या होता है, इसको हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, यही है सेम। तारों का जन्म कैसे होता है और इनका विकास कैसे होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तारों के कुछ नाम यहाँ पर ले रखे हैं, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ब्लैक होल किसे कहते हैं, नक्षत्र क्या होता है। उसके बाद फिर हम जानेंगे ग्रहों के बारे में कि बुध कौन सा है, शुक्र कौन सा है, बृहस्पति, मरकरी, ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। फिर हर एक ग्रह के बारे में विस्तार से लिख रखा है, यहां से देखिएगा। और एक सारणी मैंने बना हुआ है, ये देखो सारणी, ये ग्रह दे रखे हैं, ये सूर्य से इनका दूरी कितना है, अपने कक्षा सूर्य के चारों तरफ कितने में चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर कितने समय में घूमते हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है, GSY विष्णु सर, और वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हम जान सकते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड में अनसुलझे रहस्य बहुत सारे हैं। ब्रह्मांड में कई ऐसी जगह हैं जहां पर रोशनी नहीं है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत रोशनी है, कई ऐसी जगह पर है जहां पर जीवन संभव है, कुछ ऐसी जगह है जहां पर जीवन संभव नहीं है। और जानेंगे इतने कौन कौन से ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पर वायुमंडल ही नहीं है। बहुत सारे रहस्य हैं, आज उन रहस्यों से पर्दा भी साथ साथ में उठाएंगे। आओ देखते हैं कि करके सारी जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए सामान्य परिचय देखेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में। सामान्य परिचय क्या है भैया, कैसे हम जानेंगे? तो देखो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, सब रहते हैं भैया, हम भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हो, सौर मंडल का एक भाग है। अब आप कहोगे सर सौर मंडल यहां पर लिखा हुआ है, सौर मंडल का अर्थ क्या है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कौन है भैया? चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो उपग्रह हो, चाहे वो क्षुद्र ग्रह हो, अन्य पिंड हो सकते हैं, अन्य पिंड भी हो सकते हैं। जितने भी पिंड, चाहे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, जितने भी हैं, अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं यानी वो सौर मंडल का भाग है। समझ गए? तो सौर मंडल का एक भाग है और सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगा का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अब हम इसको समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा, जैसे मान लेते हैं सूर्य है, फिर और भी सब बहुत सारे ग्रह हैं, इसके चारों तरफ ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारी चीजें चक्कर लगा रही हैं और ये सारी चीजें आकाशगंगा में निहित है। ये सब किसमें? तो आप कहोगे सर ये आकाशगंगा में है। ये सब किसमें? आकाशगंगा में या गैलेक्सी में मिलता है। और हजारों ऐसी लाखों गैलेक्सी, लाखों भी कह सकते हैं, करोड़ों भी कह सकते हैं, गैलेक्सी से बनता है ब्रह्मांड। क्या बनता है? ब्रह्मांड। तो हम ये कह सकते हैं कि सौर मंडल का एक भाग है पृथ्वी और सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है। सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है, चाहे उसमें कोई सा भी ग्रह हो, सब एक आकाशगंगा का भाग है। और ऐसी हजारों, लाखों या करोड़ों भी कह सकते हैं, आकाशगंगा को मिलाकर देखा जाएगा तो यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है। वही मैंने यहां लिखा है, वही मैंने लिखा है, याद रखेंगे। और ये भी लोग बहुत सारे कहते हैं कि एलियंस भी हैं। तो दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे लाखों करोड़ों आकाशगंगा में से एक आकाशगंगा है मंदाकिनी, जिसमें हम लोग रहते हैं एक, और ऐसी तो लाखों करोड़ों हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जीवन संभव जरूर रहा होगा, हमको नहीं पता। हो सकता है हमसे ज्यादा ताकतवर लोग रहते हो,
हो सकता है हमसे कमजोर वर्ग रहता हो सकता है किसी ने जीवन जीना स्टार्ट ही किया हो सकता है किसी का अंत होना हो गया। यानी ऐसे करोड़ों आकाश गंगा है, उन आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं। आगे इसको विस्तार से बताएंगे। अभी इतना समझो, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं सौर मंडल का एक भाग है। सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। ये पूरा सौर मंडल आकाश गंगा का भाग है। और ऐसी लाखों या करोड़ों आकाश गंगाओं को मिलाकर क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में हम कहें, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल काल आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरी भाषा में लिखेंगे, सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। सौर मंडल संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड है ना, ये इसका एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारका क्या है आगे हम बताएंगे। निहारका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। जो ब्रह्मांड है इसकी रचना कैसे हुई है? तो निहारका से हुई है। निहारका क्या है आगे हम बताएंगे। निहारका या नेबुला क्या होता है। सौर मंडल लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान, 99 पॉइंट और भी है, से अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित होता है, जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने हुए हैं। हम ये कहेंगे जब ये निहारिका पिंड से बना है तो निहारिका पिंड का लगभग 90% या 99% जो द्रव्यमान है उससे सूर्य बना हुआ है, और जो बचा हुआ भाग है थोड़ा बहुत उससे सभी ग्रह वगैरह बने हुए हैं, उपग्रह वगैरह बने हुए हैं, ये हम कह सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ अवधारणाएं लोगों ने दी है। प्रश्न आएगा जियोसेंट्रिक किसने दिया है, प्रश्न आएगा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दिया है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। टॉलमी जी का नाम किसने नहीं सुना है भैया? टॉलमी जी ने एक मॉडल दिया है जिसका नाम है भू केंद्रित मॉडल या जियोसेंट्रिक मॉडल भी कह सकते हैं, अवधारणा भी कह सकते हैं। किसने दिया है? टॉलमी ने दिया है। क्या कहा था इन्होंने? कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। यहां पर देखिएगा ये पृथ्वी है और इन्होंने कहा केंद्र में पृथ्वी है और इसके चारों तरफ सूर्य और अन्य ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। यही तो इन्होंने कहा था, यही कहा था, बिल्कुल। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कहा था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये गलत था। इसका खंडन करते हुए कापरनिकस थे, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया था। इन्होंने कहा था ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। यह देखो सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही कहा था। इसके चारों तरफ अन्य ग्रह, पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी परिक्रमा करते हैं। यह अवधारणा किसने दिया है? तो आप कहोगे कोपरनिकस के द्वारा दिया गया है, जिसके कारण इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। याद रखेंगे। हार्सेल नामक विद्वान थे, उन्होंने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ये बताया आकाश गंगा का अंश मात्र है। ये किसने कहा था? हार्सेल ने बताया था। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ये किसने? हब्बल ने कहा था, हमको याद रखना है। आर्यभट्ट ने भी दिया था सूर्य केंद्रमित है, यानी आर्यभट्ट ने कहा था सूर्य केंद्र में है और इसके चारों तरफ सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड वगैरह सब परिक्रमा कर रहे हैं। ये बताया किसने था? ये आर्यभट्ट जी ने बताया था। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ अवधारणाएं हैं जो पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, वो हमको याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम ये बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना, अचंभे की बात है ना, देख लेते हैं। पहले लिखा हुआ देखेंगे फिर मैपिंग से बताऊंगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8, कहीं कहीं 7 भी लिखा होगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है, 13.8 अरब साल पहले हुई थी। और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए इसकी कैसे करके उत्पत्ति हुई है। जो सबसे मान्यवर सिद्धांत है, सबसे ज्यादा माना गया है, वो बिग बैंग है। कौन सा है? बिग बैंग है। बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे, घने, बेहद गर्म
बिंदु से हुई थी। इस बिंदु से एक विस्फोट हुआ और हर कण फैलता गया, जिससे ब्रह्मांड बना। इस विस्फोट से इतनी ऊर्जा निकली कि ब्रह्मांड आज भी लगातार फैलता जा रहा है। कैसे, पहले देखो। जैसे ये ब्रह्मांड था, यहां पर एकमात्र बिंदु था। ब्रह्मांड क्या था? एकमात्र बिंदु था, गैसीय गोला था, निहारका था। और जब इसमें विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड फैलता गया। देखो कितनी सारी चीजें फैलती गई, और इसी से बना है उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, सब कुछ इसी से बना हुआ है। तो कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन ये वाला सिद्धांत अच्छा माना जाता है। जैसे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत से जितने भी पठार, पर्वत वगैरह या महाद्वीपों का निर्माण हुआ है वो उधर दे रखा है, इधर की बात अलग है ना। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा था ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे, घने एवं बेहद गर्म बिंदु से हुई है। ये वाला बिंदु बेहद गर्म घना बिंदु है, इससे हुई है। किधर गया भाई? इस बिंदु से एक विस्फोट हुआ, इस बिंदु से एक विस्फोट हुआ धाड़ से। अब जब विस्फोट होगा तो चिथड़े तो उड़ेंगे ही भैया। अब जब चिथड़े उड़ेंगे तो इसके साथ जितनी भी थी, मलबा था, जो भी था, सब एक दूसरे के चारों तरफ घूमना स्टार्ट हो गया। तो यही ब्रह्मांड है। लास्ट में मानव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, पहले इस प्रकार से बादल बने, फिर इस प्रकार से बादल बना, फिर पहला जीव कौन से आया, इस प्रकार से सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किस सिद्धांत का भैया? बिग बैंग का या महाविस्फोट सिद्धांत का। तो जॉर्ज लेमेत्रे हैं, बेल्जियम के रहने वाले थे, इन्होंने किया था। बाद में रॉबर्ट वैगनर जी थे ना, उन्होंने 1967 में सिद्धांत का व्याख्या भी किया था। वैगनर, ये वैगनर वही है जिन्होंने बताया था कि पहले पेंजिया था ना, उसके बाद अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस प्रकार से बताया होगा, वो अलग बात है। कुछ अरब साल बाद क्या हुआ था? हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारे एवं आकाशगंगा का निर्माण करने लगे। अब हम आगे देखेंगे कि तारों का जन्म कैसे हुआ है या आकाशगंगा का जन्म कैसे हुआ है, वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर केवल समझिएगा, एक ही लाइन में इन्होंने बता दिया, हीलियम और हाइड्रोजन के बादलों से ही तारों का जन्म हुआ है और आकाशगंगा या गैलेक्सी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ है, जिससे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ये है, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो ये डेटा याद रखेंगे, 4.5। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यह करेंगे कि आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं और निहारका हिंदी में, अंग्रेजी में नेबुला कहा जाता है। तो आप एक बात में समझेंगे कि नेबुला क्या होता है, निहारिका क्या होता है, तो सीधे हम बताएंगे हाइड्रोजन के बादलों को नेबुला कहा जाता है। हाइड्रोजन के बादलों को नेबुला कहा जाता है। देख लेते हैं भैया, आकाशगंगा का निर्माण शुरुआत में कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है। इसी को निहारिका या इसी को नेबुला कहा जाता है। तो नेबुला किसे कहेंगे? तो हाइड्रोजन के विशाल बादलों को हम क्या कहेंगे? नेबुला या निहारिका कहेंगे। इतनी बात समझे, आगे बढ़ते। इस बढ़ती हुई निहारिका गैस के झुंड विकसित हुए। अब मान लेते बादल बनना स्टार्ट हो गए हाइड्रोजन के। अब जब बादल बनेंगे तो झुंड होना स्टार्ट हो गए, इकट्ठा होना बादल स्टार्ट हो गए, धूल कण इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए और झुंड बढ़ते घने गैसीय पिंड बनने स्टार्ट हो गए, जिससे तारों का जन्म हुआ है। अब यही जिससे हम कह रहे हैं आकाशगंगा बनी है, यही जब बाद में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए और गैसीय पिंड स्टार्ट हो गए, तो इसी से बना है तारा। ठीक है, तो तारा कैसे बना है? इसी से बना है। आगे और डिटेल से मैं बताऊंगा। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारे, धूलकण एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। हम ये भी कह सकते हैं भैया, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन आज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल भी है ना, उससे लिपटा हुआ, इसी प्रकार से ये बात कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए तारे, धूलकण और गैस का जो तंत्र है ना,
वो आकाश गंगा की ही संज्ञा दी जाती है इससे। ठीक है, आकाश गंगा में विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते हैं। विकिरण का मतलब है तरंगे निकलती हैं, जैसे अवरत किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें एवं परावैंगनिक किरणें। बहुत सारी किरणें यहां से निकलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारा जो सौरमंडल है, जिस आकाश गंगा में हम स्थित है सौरमंडल, उसे मंदाकिनी कहते हैं। तो जहां हम रहते हैं उसकी आकाश गंगा क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी कैसी है? सर्पिलाकार है, उसको आगे मैं बताऊंगा। मंदाकिनी कैसी है? तो मंदाकिनी सर्पिलाकार है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। तीन भुजाएं होती हैं और बीच में एक केंद्र होता है। बीच में क्या है? केंद्र होता है। इसकी तीन भुजाएं होती हैं, यही लिखा हुआ है, आपको बताते हैं। देखो, ये सर्पिलाकार है, देखा सर्पिलाकार है। इसमें तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, तीन मैंने बनाया, और एक केंद्र होता है। और केंद्र को क्या कहते हैं? वल्ज कहा जाता है। जो केंद्र है ना ये वाला, इसे कहते हैं वल्ज कहा जाता है, हमको याद रखना है। ठीक है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है, जिसके अंतर्गत एक ब्लैक होल पाया जाता है। और ब्लैक होल किसे कहेंगे आगे मैं इस चीज को बताऊंगा। आगे इस चीज को मैं बताऊंगा कि ब्लैक होल क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न आएगा सौरमंडल की आकाश गंगा कौन सी है? तो मंदाकिनी है। और मंदाकिनी को ही मिल्की वे के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी में जो चमकीला भाग होता है ना, उसी को हम मिल्की वे कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है। तीसरी भुजा यानी ये वाला है, इसमें होता है। जबकि हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती घूर्णन भुजा में, बीच वाले में, इस वाले में, तो हम ये कह सकते हैं तारों का जन्म किस घूर्णन भुजा में होता है? पहली। और जिसमें सौरमंडल स्थित है वो कौन सा है? वो मध्यवर्ती भुजा है। किसकी? मंदाकिनी की, हमको याद रखना है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है, पृथ्वी से, उसे सौर की गंगा या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो मिल्की वे किसे कहेंगे मैंने आपको बताया। मंदाकिनी के सबसे पास में स्थित दूसरी जो आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोडा। एंड्रोडा क्या है? एंड्रोडा, ये जैसे ये है, ये आकाश गंगा हमारी है। इसके बगल में जो आकाश गंगा है उसको एंड्रोडा के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक नाम है, शायद थोड़ा मिस्टेक है इसमें, एक बार सर्च करके आप देख लेंगे, एंड्रोडा। ठीक है, एंड्रोमिडा भी शायद होगा इसका नाम। सौरमंडल से लगभग 22 लाख वर्ष पुराना है, याद रखेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें मिस्टेक होगा, थोड़ा सा देख लेंगे चेक करके, यही नाम है या और सा। ठीक है, नेक्स्ट है, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा के पास एक दूसरी आकाश गंगा है। ये प्रश्न आता है कई बार, हमको देख लेना, एक बार ये सर्च कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ही नाम है, हो सकता है इसमें एक शब्द मिस्टेक लग रहा है मुझे। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा या मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला तारों का क्षेत्र होता है। आपसे पूछा जाएगा ओरियन नेबुला क्या है भाई? ओरियन नेबुला क्या है? तो आप कहोगे मंदाकिनी का सबसे चमकीले तारों का क्षेत्र है, जिसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, हमको याद रखना है। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था, याद रखना है। तो हमने यहाँ पर अभी इतना जाना कि आकाश गंगा मंदाकिनी, इसके तीन घूर्णन भुजाएं, बीच में वज्र, और जो तारों का जन्म होता है वो पहली भुजा में, और सौरमंडल मध्य भुजा में स्थित है, याद रखेंगे। और हमारी आकाश गंगा के बगल में एक दूसरी आकाश गंगा, उसे एंड्रोडा कहते हैं, याद रखेंगे। तारों का जन्म कैसे होता है? ये बहुत तगड़ा काम है कि तारों का जन्म कैसे होगा। मैंने सारी चीजें इसलिए लिखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। देख लेते हैं तारे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली बात, ब्रह्मांड में उपस्थित गैस एवं धूल कणों या बादलों के गुरुत्वाकर्षण से, हम सीधे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण से, जो बादल, जो गैस वगैरह है, उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। नाभिकीय संलयन का मतलब है टकराना, अणुओं का टकराना और टकरा के एक बड़ा अणु बनना, ये इसमें बताया गया है, ताकि ऊर्जा भी यहीं से मिलेगा। साथ साथ में हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नए तारों का जन्म होता है। साथ साथ में हाइड्रोजन हीलियम में जब कन्वर्ट होने लगेगा तब तारों का जन्म माना जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा
किसके बादल हैं? आप कहोगे हाइड्रोजन के बादल हैं, जिसे नेबुला कहा जाता है या निहारिका कहा जाता है। वहां पर धूल के, कण के, कई सारे गैसीय बादल पाए जाते हैं। इतनी बात समझना है यहाँ पर। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगता है। सीधे याद रखेंगे, जो क्रिया ऊपर हो रही है ये सिकुड़ने लगेगी। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना स्टार्ट होगा तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो सिकुड़ेगा, मतलब सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद जो रूप पैदा होगा वो होगा आदि तारा, या इसको प्रोटोस्टार के नाम से जानते हैं। सिकुड़न को कहेंगे। और यही सिकुड़न, जो आदि तारा है, सिकुड़ने पर गैस से बादलों में परमाणुओं में या परमाणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अब जब ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद जो और भी परमाणु होंगे उसमें ज्यादा टकराव होगा। अब जब अधिक टकराव होगा सिकुड़ने के बाद, तो कौन सा तारा बनेगा? तो पूर्ण तारा बन जाएगा। तो कौन सा तारा बनेगा? पूर्ण तारा बन जाएगा। एक बार फिर से, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो नाभिकीय संलयन हो रहा है, जो अणु टकरा रहे हैं आपस में, बड़ा अणु बन रहे हैं, और जब अणु टकराएगा और टकराने के बाद जब ये सिकुड़ना स्टार्ट होगा, और जब सिकुड़ेगा तो एक कण दूसरे कण से जाकर टकराना तेजी से लगातार होगा, और ये घटना लगातार चल रही है, तो ये पूर्ण तारा बन जाएगा। याद रखेंगे, यही मैंने बताया। और साथ साथ में हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और ये पूर्ण तारा बन जाएगा। मान लो पूर्ण तारा बन गया, यहां पर हमने पूर्ण तारा बना दिया। कैसे बना दिया? ये लिखा हुआ है, नाभिकीय संलयन से सिकुड़ने से, सिकुड़ने से बना आदि तारा, और आदि तारा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन। परिवर्तन क्या हुआ? हाइड्रोजन से हीलियम में, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बनेगा भैया? तो पूर्ण तारा बन गया। पूर्ण तारे तक हम समझ गए, पूर्ण तारे तक हम समझ गए। अब कुछ चीजें यहां पर जान लेते हैं, जैसे तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है, यानी तारे के बाद खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, न ही उपग्रह के पास होता है। जो द्रव्यमान के अनुसार छोटा और बड़ा हो सकता है। यहाँ पर तारों को कुछ रंग दे रखा है या तापमान, उम्र के हिसाब से। अगर नया तारा है भैया तो नीला दिखाई देगा या सफेद दिखाई देगा। बीच का तारा है वो नारंगी दिखाई देगा। लाल तारा तब दिखाई देगा जब वृद्ध हो जाएगा, और वृद्ध के बाद इसका अंत समय में विस्फोट हो जाता है। उसके बाद बनता है ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। वो हम अभी बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तारों की बाह्य कवच में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से, इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने से क्या हो जाएगा? लाल दानव बन जाएगा। क्या है? लाल दानव बन जाएगा, यही लिखा हुआ है। और यही लाल दानव में हीलियम बड़े या भारी पदार्थों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर होता है, अगर बराबर है ना तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है ये आगे बताएंगे। तो वह लाल दानव से श्वेत वामन और श्वेत वामन से काला वामन में बदल जाता है। तो काला वामन, यहाँ पर सीधे काला वामन मैंने लिख रखा है, इससे बन जाता है काला वामन। काला वामन में विस्फोट हो जाता है, फट जाता है, तो सुपरनोवा कहलाता है। विस्फोट होने से बचा उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, और न्यूट्रॉन तारा के बाद हो जाता है ब्लैक होल। क्या हो जाता है? ब्लैक होल हो जाता है। कैसे? देखते हैं। यही तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अगर अधिक है या कई गुना अधिक है भैया, तो तारों की मध्यवर्ती जो परत होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्वस्त हो जाती है, और ध्वस्त होने से क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयंकर विस्फोट हो जाएगा, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो तारा बनता है ना, उसे न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं, और इसके बाद जो होगा वो ब्लैक होल हो जाएगा। अभी तक हमने केवल कुछ ही बातें यहां पर बताई हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, काला वामन क्या होता है, सफेद वामन क्या होता है, ये सारी बताएं। ये कैसे भी प्रकार से प्रश्न पूछेगा दोस्तों तो हम कर पाएंगे, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? चंद्रशेखर
कौन थे देखते हैं भैया। इनका पूरा नाम था एस चंद्रशेखर, भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिक विद्वान थे। एशेंस श्वेतबामन तारों की जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या श्वेतबामन तारों की जीवन अवस्था का प्रतिपादन किया था और इनके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान से ही श्वेतबामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। तो चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, हमको याद रखना है। प्रश्न आएगा कि चंद्रशेखर जी को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, डेट याद रखनी है, किस क्षेत्र में दिया गया था ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आप कहोगे न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। न्यूट्रॉन तारा तो आप सीधे कहेंगे जो सुपरनोवा से विस्फोट हो गया था, विस्फोट धाड़ से हो गया, जो बचा हुआ भाग है ना, विस्फोट के बाद जो बचा हुआ भाग है उसको न्यूट्रॉन तारा कहेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे में रेडियो तरंगे उत्सर्जित करने का सबसे तगड़ा काम होता है और इससे पल्सर तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्सर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे न्यूट्रॉन तारा को पल्सर तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा कब बनेगा, जब सुपर विस्फोट होगा या सुपरनोवा होगा तब बनेगा। और सुपरनोवा कब होगा ये मैंने यहां पर बता दिया, ये सुपरनोवा कैसे होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आएगा ब्लैक होल क्या होता है भैया। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होगी जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होगा, वहां पर प्रकाश भी नहीं जा सकता, वहां पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा होता है। ब्लैक होल जैसे यहां पर एक चित्र मैंने ले रखा है, देखो जूम नहीं होगा, हो जाएगा शायद। देखो ये दे रखा है ना ब्लैक होल, इसके बीच में काला धब्बा है, इसके बीच में इतना गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पर इतना गुरुत्वाकर्षण है कि यहाँ पर प्रकाश भी नहीं जा पाता, प्रकाश भी खत्म हो जाता है, यही बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, वस्तु का वहां पलायन नहीं हो सकता, यही लिखा हुआ है भाई। ठीक है, वस्तु का पलायन नहीं हो सकता। इसे दूरबीन से भी देखा जा सकता है। इसका निर्माण तब होगा जब न्यूट्रॉन तारे की मृत्यु होती है। न्यूट्रॉन तारे की मृत्यु हो जाएगी तो इसका निर्माण हो जाएगा, और यही मैंने बताया। पीछे मैं बता देता हूं, देखो ये जूम कम कर लेते भैया। ठीक है, चलिए देखो न्यूट्रॉन तारे के बाद ही तो ब्लैक होल हो रहा है, यही मैं आपको बता रहा हूं। आपसे पूछ रहा नक्षत्र क्या होता है, कहते नहीं पंडित वगैरह लोग हाथ देखते कहते हैं आपके नक्षत्र काम नहीं कर रहे हैं। नक्षत्र का मतलब इसी से संबंधित है। नक्षत्र का मतलब होता है, सिंपल समझो, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह। एक निश्चित आकृति है, जैसे आप देखो ये तारा, फिर ये तारा, फिर ये तारा, ये तारा, फिर यहाँ पे जुड़ गया, फिर ये तारा, ये नक्षत्र कहलाता है। एक व्यवस्थित रूप तारों का नक्षत्र कहलाता है। आकाश में कुल 88 नक्षत्र हैं, लेकिन चंद्रमा के रास्ते में पड़ने वाले 27 हैं। 28वां भारत में शायद खोजा गया था, अभिजीत, क्या नाम है, अभिजीत, याद रखेंगे, 28वां भारत में। चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों का भ्रमण करता है। अब ये रेवती क्या है, अश्विनी क्या है, और देख लेते। नक्षत्रों का अध्ययन जन्म कुंडली में व्यक्ति के गुण, स्वभाव और जीवन के प्रमुख क्षेत्रों को समझने के लिए सहायक होता है। हमारे नक्षत्रों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आर्द्रा एक नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र है, चित्रा, स्वाति, ये पुरुष नक्षत्र हैं। अब महिलाएं नक्षत्र कौन कौन सी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, रेवती, अश्विनी, ये सब पुरुष महिलाएं नक्षत्र हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो नक्षत्र क्या होता है, सिंपल समझेंगे, तारों का व्यवस्थित एक रूप होता है। ठीक है, आसमान में आप देखते होगे तारा एक चमक रहा है, फिर दूसरा यहाँ पर चमक रहा है, तो इन्हीं का एक रूप होता है, उसी को कहते हैं नक्षत्र। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर
सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल किसे कहेंगे? तो आप ये कहोगे, तो आप ये क्या कहोगे, सौर मंडल किसे कहते हैं? तो आप सीधे कह सकते हो, तो आप सीधे ये कह सकते हो सौर मंडल सूर्य के चारों तरफ जितने ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं वो सभी आ जाएंगे सौर मंडल में। ये मैंने यहां पर ले रखा है, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है। देखो सूर्य घूम रहा है, ये सूर्य के चारों तरफ ये घूम रहे हैं सारे ग्रह, जैसे हमारा मरकरी है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, ये सारे। और भी अगर जूम ज्यादा करेंगे तो ये सब मिल जाएंगे आपको इस प्रकार से, ठीक है। ये जुपिटर है, ये सभी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे सौर मंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का बड़ा रूप देख लेते हैं। यहां पर जैसे ये सूर्य मैंने यहां पर बना हुआ है, ये सूर्य देखो, ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के पास में जो ग्रह है उसका नाम है बुध ग्रह या मरकरी कहते हैं, और बुध के पास पड़ता है वीनस जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, और शुक्र के बाद पड़ता है पृथ्वी जिसे अर्थ के नाम से हम लोग जानते हैं, पृथ्वी के बाद मंगल जिसे हम मार्स के नाम से जानते हैं, भी है हमारा बृहस्पति जिसे हम जुपिटर के नाम से जानते हैं, बृहस्पति, और ये है शनि ग्रह बृहस्पति के बाद जिसे हम सैटर्न के नाम से जानते हैं, यूरेनस अरुण, और नेपच्यून वरुण, ठीक है, अरुण वरुण, ठीक है। ये ग्रह हैं, सूर्य से ये दूरी वाले ग्रह हैं। याद रखेंगे इन ग्रहों के बीच में यहां पर एक पेटी पाया जाता है, इनके बीच में एक पेटी पाया जाता है जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, या धूमकेतु वगैरह यहां पर मिलते हैं। एक परत पाई जाती है, आप कहोगे कहां पर? क्षुद्र ग्रह की। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक परत पाई जाती है, बहुत विशाल परत है, और इसके बीच में लाखों करोड़ों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, हमको याद रखना है। इस प्रकार से पूरा एक परत है, ठीक है। ये हमने यहां लिख दिया, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, और धूमकेतु याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैप मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पहले ये बुध का या जो जितने भी ग्रह हैं ये कितने, सूर्य से इनकी दूरी कितनी है? सूर्य से इनकी दूरी कितनी है? तो ये करोड़ों में है। ये सब क्या है? ये करोड़ में लिखा हुआ है या CR लिखा हुआ है। ये सब किस में है? ये करोड़ में है। तो आप कहोगे सूर्य से बुध की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे 5.79 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? करोड़ किलोमीटर दूर है। ये सभी करोड़ में है, ठीक है, याद रखेंगे सभी करोड़ में है, ठीक है। करोड़, करोड़ नीचे लिख लेना, करोड़। तो ये सब दूरी है। शुक्र का कितना है? 10.82 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी का 14.96 करोड़। इस प्रकार से ये पूछा गया है। ये डाटा करोड़ वाला तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये डाटा टोटल पूछा गया है हमारे एग्जाम में, ये नहीं पूछा गया आज तक। अगर आपसे पूछा जाएगा जो बुध ग्रह है, एक है कक्षीय अवधि और एक है घूर्णन अवधि। घूर्णन का मतलब है अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, घूमना। और अक्षीय गति का मतलब है सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो जितना भी समय यहां पर लग रहा है ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में लग रहा है, और ये समय लग रहा है अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने में लग रहा है। यहां पर उपग्रह है, सैटेलाइट है, किसके कितने उपग्रह है यहां पर लिख रखा है, देख लेते हैं। बुध ग्रह को कितना समय लगता है सूर्य के चारों तरफ? 88 दिन लगते हैं सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में। शुक्र को कितने लगते हैं? शुक्र लगते हैं 225 दिन, कहीं कहीं 245 या 255 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये वाला डाटा बिल्कुल सही है, 255 में लिखा मिलेगा, लेकिन ये सही है। पृथ्वी का 365.25, मंगल का 687 दिन लगते हैं, बृहस्पति को 12 वर्ष, शनि को 29 वर्ष, और अरुण को 84 वर्ष। 164 या 65 वर्ष कह सकते हैं कौन? वरुण लगाएगा सूर्य के चारों तरफ चक्कर। एक चक्कर लगाने के समय कितना लगता है वो यहां पर लिख रखा है, ठीक है। चलिए
अपने अक्ष पर, यानी जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। तो अपने अक्ष पर कितना समय लगेगा? 59 दिन एक चक्कर लगाने में। और शुक्र का 243 दिन, पृथ्वी का 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, मंगल का 24 घंटा 37 सेकंड, 24 घंटा भी लिख लो ना, बृहस्पति का 9 घंटा 50 भी मिलेगा, 55 भी मिलेगा जो है, शनि का 10 घंटा मिलेगा, और अरुण का 17 घंटा मिलेगा, और वरुण का 16 घंटा मिलेगा। अब यहां पर यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सूर्य के चारों तरफ कौन घूमता है, सबसे पहले परिक्रमा कौन लगाता है? तो यहां पर सबसे कम किसका समय लग रहा है? ये है भैया 88 दिन बुध ग्रह सबसे पहले सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये हो गया पहला प्रश्न। ये आएगा सबसे पहले अपने अक्ष पर कौन घूमता है? अपने अक्ष पर सबसे पहले चक्कर कौन लगा लेता है? तो बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति लगा लेता है। उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद अरुण। इस प्रकार से आप इसका मिलान कर सकते हो। प्रश्न आएगा कौन से ग्रहों का उपग्रह नहीं है? तो इनका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है चंद्रमा, मंगल के 2 हैं डिमोस और फिमोस, आगे मैं बताऊंगा। और हम बृहस्पति के कहेंगे 79 है, शनि के 82 हैं, और अरुण के हैं 27, और वरुण के हैं 14। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो आप कहोगे शनि के हैं, सैटर्न के हैं, हमको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए मैं इसको आगे बताऊंगा। चलिए अब यहां पर अगर ये मैं बात करूं कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो नंबर लिख देते हैं। सबसे बड़ा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, ये तीसरा सबसे बड़ा है, ये चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, ये पांचवा सबसे बड़ा है, ये छठा सबसे बड़ा है, ये सातवां सबसे बड़ा है, ये आठवां सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। चलो इनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। यहां पर पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र है जिसका नाम है चंद्रमा। कितने उपग्रह हैं भैया? टोटल उपग्रह है एक, जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फिबोस और दूसरे का नाम है डिवोस। जो डिवोस है इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस, हमको याद रखना है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 79 है। 79 में से प्रश्न आएगा कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा, 79 में से सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताओ। तो गैनीमीड है या ज्ञानीमीड भी लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा कैलिस्टो है, यूरोपा है, लो है। ये 4 सैटेलाइट हैं या उपग्रह हैं किसके? बृहस्पति ग्रह के। शनि के टोटल हैं 82। कितने हैं? 82। 82 में से आपको 2, 3, 4 याद रखेंगे। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का अगर प्रश्न आएगा तो टाइटन है। दूसरा रिया है, उसके बाद लापेटस है, बेस्टला है, टेथिस है, पंडोरा है। ये सारे उपग्रह किसके हैं? तो आप कहोगे शनि ग्रह के। सबसे बड़ा वाला याद रखेंगे टाइटन, यहां सबसे बड़ा ज्ञानीमीड याद रखेंगे। प्रश्न आएगा अरुण ग्रह के कितने हैं? तो 27 है। 27 में से टाइटेनिया सबसे बड़ा है। टाइटेनिया के बाद है ओबोरान, ओब्रियम और एरियल। याद रखेंगे ये किसके उपग्रह हैं? ये अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। वरुण ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं? टाइट्रान या कहीं ट्रीट्रान भी लिखा हुआ मिलेगा। टाइट्रान या ट्रीट्रान ये किसके? ये वरुण ग्रह के। अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। दूसरा है लारिसा और तीसरा है प्रोटियस। याद रखेंगे तीनों जो सैटेलाइट हैं या उपग्रह हैं वो किसके हैं? वो वरुण ग्रह के हैं। ठीक है, चलिए वरुण ग्रह के वैसे हैं कितने? 14, कहीं कहीं 13 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ये सभी सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमने का काम करते हैं। चलिए बात करेंगे बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, बिल्कुल सबसे छोटा मैंने बताया। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जिसका नाम क्या है? बुध ग्रह है या मरकरी है। ये सूर्य के सबसे पास में ग्रह है, यही बताया। और सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करना स्टार्ट करता है तो 88 दिन में पूरी करता है। कितनी? 88 दिन में। बुध ग्रह पर दिन बहुत लंबे होते हैं और एक दिन पूरा करने में 59 पृथ्वी दिन लगते हैं, 59 दिन लगते हैं पृथ्वी के।
याद रखेंगे, ठीक है, एक दिन पूरा करने में, यही मैंने बताया। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ये प्रश्न कई बार आता है, इसलिए यहां पर दिन में गर्मी ज्यादा और रात में ठंडी अधिक होती है। गर्मी 400 प्लस टेम्परेचर चला जाता है दिन में, और ठंडियों में यानी रात में अगर हम बात करें तो 150 प्लस माइनस में चला जाता है, 173 भी हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं 400 प्लस सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है, और रात की अगर हम बात करें तो 173 माइनस पहुंच जाता है, ठीक है। बुध ग्रह पर तापमान में अंतर बहुत है, बहुत अंतर, देखो कितना अंतर ला है, लगभग यहाँ 427 भी मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। बुध ग्रह पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। बुध ग्रह पर 2 अंतरिक्ष यान जा चुके हैं, एक है मेरियन 10 और एक है मैसेंजर, 2 जा चुके हैं आज तक। बुध ग्रह को माल या व्यापारियों का स्वामी भी माना गया है। तो बुध ग्रह से आने वाले प्रश्न दोस्तों यही है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे पहले सूर्य के चारों तरफ घूम जाता है, ठीक है। इसके कोई उपग्रह नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, कोई उपग्रह नहीं है। कब ये घूर्णन करता है, कब परिक्रमा करता है, ये हम स्टार्टिंग आपको पहले बता चुके हैं। यहां अगर नहीं भी लिखा हुआ होगा कोई बात नहीं, इसको हम पहले बता चुके हैं। बात करेंगे वीनस, शुक्र की। शुक्र का आकार पृथ्वी के समान है, आकार और घनत्व, इसलिए इसको पृथ्वी की भगनी या बहन के नाम से जाना जाता है, जुड़वा बहन या भगनी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है शुक्र ग्रह का वायुमंडल में 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए इसे गर्म ग्रह कहते हैं। प्रश्न आएगा सौर मंडल का गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, जिसके कारण से ये चमकता बहुत है, चमकता बहुत है, ठीक है, याद रखेंगे, चमकता हुआ ग्रह भी कह सकते हैं। शाम को पश्चिम में, क्या याद रखना है, शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी से सबसे नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे बड़ा चमकीला खगोल पिंड है। प्रश्न आएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह या चमकीला खगोल पिंड कौन सा है, तब भी शुक्र आ जाएगा या वीनस आ जाएगा। शुक्र और अरुण ग्रह की परिक्रमा दिशा, जो घूमते हैं उनकी दिशा की बात कर रहा हूं, दिशा विपरीत पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणाव्रत है, जबकि अन्य सभी ग्रह वामाव्रत चक्र लगाते हैं। ग्रहों की मतलब यहां पर मैं बात करूं, जितने भी ग्रह हैं, कलर ले लेते हैं कौन सा, व्हाइट, ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला। जितने भी ग्रह हैं वो सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। केवल 2 हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। 2 कौन से हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसे दक्षिणाव्रत के नाम से हम जानते हैं, यही लिखा हुआ है। सभी ग्रह आगे देखते हैं, ये है शुक्र और अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत है सबसे, सब घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और ये घूमता है क्लॉकवाइज। पूरब से पश्चिम अर्थात दक्षिणाव्रत किसे कहेंगे, तो आप कहोगे क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये 2 ग्रह घूमते हैं, कौन कौन से, शुक्र और अरुण, याद रखेंगे। बाकी सभी ग्रह वामाव्रत में है। इसका भी बुध ग्रह की तरह कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं, मैंने ये बताया। और इसका रंग पीला होता है। इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग पीला होता है, हमको याद रखना है। सभी ग्रहों की अपेक्षा यहाँ दिन रात सबसे लंबे होते हैं, ये प्रश्न नहीं आया है, लेकिन ये सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य का देवी देवता, ये सब इसी को कहा जाता है। पृथ्वी की बात करेंगे, ये तो मैंने पहला ही फैक्ट बता ही दिया था। आकार में 5वें स्थान पर है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं मैं पीछे, पार्थिव ग्रह क्या होता है याद रखेंगे, कुछ चीजें यहाँ पर और कलर ले लेते हैं, ये वाला याद रखेंगे। ये 4 है ना ग्रह, ये वाले, इन 4 ग्रहों को किस नाम से जाना जाता है, पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह, या इन्हें आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या, आंतरिक ग्रह। 2 भागों में ग्रह को जानेंगे,
आंतरिक ग्रह, और इन 4 ग्रहों को हम कहेंगे बाह्य ग्रह। क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह के बारे में जानेंगे। बाह्य ग्रह कह सकते हैं या जुपियन, जुपियन ग्रह के नाम से भी जानेंगे। याद रखेंगे इन चारों को, यानी जो पट्टी है क्षुद्र ग्रह की, इससे इस तरफ के आंतरिक ग्रह और इसके इस तरफ बाहरी ग्रह। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर, तो इसे जुपियन ग्रह। और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी, इसलिए इसको पार्थिव ग्रह के बारे में कहते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे, ये चल रहा था पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ध्रुवों पर चौड़ी है, यानी ध्रुवों पर थोड़ी चौड़ी है, होने के कारण इसका जो आकार है वो जियोड है। तभी कहते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जियोड है, याद रखेंगे, भूआब है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जियोड है, याद रखेंगे पृथ्वी का आकार की अगर हम बात करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से अगर देखा जाएगा तो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह के बारे में जानते हैं, या इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में करता है। घूर्णन 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगभग 1 दिन होता है, यही बोल रहे हैं। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। प्रश्न आता है सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगेगा? 8 मिनट। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं 500 सेकंड। एक बार ये प्रश्न आया था सेकंड में, तो 500 सेकंड उन्होंने सही माना था, हमको याद रखना। तो पृथ्वी के बारे में इतने फैक्ट याद रखेंगे। मार्स, मंगल 7वां सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य से चौथा सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य के पास से चौथा है ये। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में इतना समय लगता है, बता ही दिया था। मंगल आंतरिक ग्रहों में से सबसे बाहरी ग्रह है या नहीं? उधर वाला है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन और मोनोऑक्साइड जैसे गैसों की अधिकता पाई जाती है। कहां पर? मंगल ग्रह में, हमको याद रखना है। ठीक है, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा? मंगल ग्रह, तभी मंगलयान भेजा गया था। तो यहां पर जीवन संभव भी है। यहां पर फोबोस या फिबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। और जो डिमोस है, कौन सा डिमोस है? ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, हमको याद रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर बात करें, ओलंपस मेसी है, जो मंगल ग्रह में है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है ये, 3 गुना। इसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया है। याद रखेंगे मंगल ग्रह पर। मंगल पर जीवन संभव है, वहां पर वायुमंडल भी है, ऋतु परिवर्तन वगैरह होता है, याद रखेंगे। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह और सूर्य से 5वां स्थान पर आता है, इसका नाम है जुपिटर या बृहस्पति ग्रह। इसके कुल उपग्रह हैं 79। इनमें से सबसे बड़ा उपग्रह मैंने गैनीमीड या ज्ञानीमीड बता ही दिया था। इस ग्रह की खोज किसने की है? गैलीलियो ने की है। प्रश्न आएगा, बता देंगे। सक्रिय ज्वालामुखी इस ग्रह पर कौन सा है? लो या आओ। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस पाई जाती है। इस ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से जानते हैं। सौर तंत्र यानी सबसे विशाल है ना, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन के लिए 2011 में जूनो नामक एक यान भेजा गया था, याद रखेंगे जुपिटर के लिए। तो जुपिटर के बारे में कुछ खास नहीं, बस इतने प्रश्न हमको याद रखना है। शनि या सैटर्न के बारे में, आकार में दूसरा सबसे बड़ा है और सूर्य से 6वें स्थान पर है। इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, बलय। छल्ले क्या होता है? जैसे मान लेते ग्रह है तो इसमें इस प्रकार से छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये होता है बलय। इसकी विशेषता, शनि ग्रह या शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है।
और ये पीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको भी पीला रंग के नाम से हम जानते हैं, या पीला ग्रह के नाम से भी इसको भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ये अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है दूरबीन के द्वारा। इसके वायुमंडल में जो बृहस्पति ग्रह में गैसें पाई जाती हैं, सेम वही गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है, तो इसलिए इसे गैसों का गोला के नाम से जाना जाता है। फोबो उपग्रह इसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। जितने भी ग्रह उपग्रह मैंने बताए थे, 2-3 बताए थे, टाइटन वगैरह, तो वो उसके विपरीत दिशा में एकमात्र उपग्रह जो चक्कर लगाता है शनि के, वो है फोबो, याद रखेंगे, ठीक है। अरुण की बात करेंगे, यूरेनस की बात करेंगे। आकार में तीसरा और सूर्य से 7वें स्थान पर। खोज किसने किया है? सर विलियम हार्सेल के द्वारा हुआ है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में, ये हम आपको बता चुका हूं। अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और ये पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत है, यानी जितने भी ग्रह घूम रहे हैं उनके विपरीत घूमता है ये वाला और शुक्र वाला मैंने आपको बताया। मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये नीले और हरे रंग का दिखाई देता है, लेकिन दूर से जब देखा जाएगा तो ग्रीन दिखाई देगा ये, ठीक है। इसका झुकाव बहुत अधिक है, 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये ठंडा ग्रह है, याद रखेंगे। यूरेनस ठंडा है, नेपच्यून ठंडा नहीं है। ये एक शुक्र ग्रह की तरह ही घूर्णन करता है, जिसे शुक्र ग्रह करता है, ये मैंने आपको बताया। अरुण ग्रह पर एक दिन लगभग 17 घंटे का होता है, बताया था ना, 17 घंटे कुछ मिनट बताए थे मैंने, याद रखेंगे। तो अरुण के बारे में इतने प्रश्न हमको याद रखना है। वरुण नेपच्यून आकार में चौथा सबसे बड़ा है और सूर्य से 8वें स्थान पर है। इसकी खोज जॉन काउच और अर्वेन जीन जोसेफ ले बेरियर के द्वारा हुआ है 1886 ईस्वी में। हालांकि जोहान जो गैले हैं और हेनरिक लुइस डी अर्नेस्ट ने रात में या रात के आकाश में वरुण की पहचान की है। तो हम ये कह सकते हैं खोज तो 2 लोगों ने किया है, एक का नाम है काउच और दूसरे का नाम है बेरियर, लेकिन रात में इसकी पहचान किसने किया था? तो ये नाम आपको मिलेगा जोहान गाले का। किसका नाम मिलेगा? जोहान गाले ने रात में इसकी पहचान की है वरुण ग्रह की। वरुण पर एक काला धब्बा है जिसे द ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, याद रखेंगे। वरुण के 14 प्राकृतिक उपग्रह हैं, इनमें से टाइटन या ट्रिट्रान होगा सबसे बड़ा है, ठीक है, टाइटन। वरुण का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से मिलकर बना है। वरुण पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, ये प्रश्न नहीं आता है, लेकिन इसके उपग्रह पूछे जाते हैं। खोज किसने किया और कौन से स्थान पर है? उसके बाद आपको पता है प्लूटो का नाम सुना होगा। 2006 से पहले प्लूटो एक ग्रह था, यानी पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, वर्तमान में 8 ही ग्रह हैं। तो प्लूटो के बारे में इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉमबैक के द्वारा किया गया था और 2006 से पहले इसे सौर मंडल का नवा ग्रह मानते थे और सबसे छोटा, बुध से भी छोटा था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। ये बहुत छोटा है आकार में, बोले ऐसे अगर ग्रहों की संख्या देते रहोगे तो बहुत हो जाएंगे, इसलिए ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। प्रश्न आएगा पुच्छल तारा, सॉरी पुच्छल किसे कहते हैं? पुच्छल तारा क्या होता है? धूमकेतु क्या होते हैं? आओ देख लेते हैं। सौर मंडल के छोटे बर्फीले पिंड होते हैं, ये सौर मंडल के छोटे बर्फीले पिंड को क्या कहेंगे? पुच्छल। ये पत्थर, बर्फ और धूल और गैस से बने होते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इनको हम पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है, ये एक धूमकेतु मैंने लिया है, सूर्य मान लेते हैं, यहां पर बना देते हैं, रेड कलर से बनाए ना, मान लेते हैं ये सूर्य मैंने बना दिया। अब जैसे ये सूर्य के नजदीक में आएगा तो इसका जो आग होती है ना, वो अपोजिट साइड में होता है। जब आग लगेगा, जैसे मान लेते मैंने तीली में आग लगाया, मैं उसको फूकूंगा तो मेरी फूक से अपोजिट साइड में उसकी लपट जाएगी, ऐसे यहां पर देखा गया है। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो गर्म होने के बाद जब इसके पास जाएगा, तो सूर्य में तो गर्मी बहुत है,
तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलते हैं, गर्म होके फुहारे निकलते लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है, पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है और इससे ही पुच्छल तारा कहा जाता है। जिसकी पूंछ जैसा बन गया है ना, ये पूंछ लाखों किलोमीटर तक होती है, ये पूंछ बन जाता है, ये पुच्छल तारा कहलाता है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, इसके ये है दिशा और इसके विपरीत दिशा में होती है। हैली एक पुच्छल तारा है जो क्षेत्र साल में दिखाई देता है। प्रश्न आएगा पुच्छल तारा सबसे बड़ा हैली है जो कितने, याद रखेंगे। इसके 3 होते हैं, या धूमकेतु जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। पूंछ तो ये दिख ही रही है, ये पूंछ हो गया, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये पूंछ हो गया और ये बीच वाला नाभि हो गया और कोर वाला कोमा हो गया, कोमा, ठीक है, याद रखेंगे। तो कोमा कौन सा हो गया, नाभि कहाँ है, पूंछ क्या है, हम बता सकते हैं। स्टार्टिंग वाला कोमा, बीच वाला नाभि और लास्ट वाला पूंछ कहलाएगा। प्रश्न आएगा क्षुद्र ग्रह क्या होता है भैया, एस्टेरॉइड क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी है भैया। कोई क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड आ रहा है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, ऐसी कहानियां बहुत सुनी होंगी, हम लोगों ने सुना है ना। तो कैसे है, क्या है, आओ देख लेते हैं। ये भिन्न भिन्न आकार के पिंड की पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति के बीच में के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। मैंने कहा क्षुद्र ग्रह कहां पर है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मैंने रेड कलर से बनाया था ना, यही धूमकेतु क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, करोड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे चट्टानी और धातु से बने पिंड होते हैं। ये ग्रह से छोटे होते हैं लेकिन कंकड़ के आकार में वस्तुओं से बड़े होते हैं, लेकिन कंकड़ के आकार की वस्तुओं से बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही हिस्से होते हैं जो बहुत साल पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। ये पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। अब समझो, ये कहा गया है वैज्ञानिकों के मुताबिक कि ग्रह से ही बना है ये क्षुद्र ग्रह, तो ग्रह का ही छोटा रूप क्षुद्र ग्रह होता है। दूसरी भाषा में क्षुद्र ग्रह को हम उल्का पिंड भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, जब इसमें आग लग जाता है तो। क्षुद्र ग्रह क्या होगा, वो उल्का पिंड क्या होगा या उल्का क्या होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। पहले इसको जानो, क्षुद्र ग्रह को। तो ये कहा जाता है ये ग्रह की ही भांति होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं, जिससे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे, एस्टेरॉइड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो कंकीड़ा है जी बहुत विशाल होता है, कभी कभी ये कंकड़ होते हैं बहुत विशाल होते हैं। एक होता है हमारा उल्का, क्या होता है, उल्का। उल्का का मतलब होता है पृथ्वी के पास कोई उल्का आया तो इससे घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है, और आग लगने के कारण से ये आग लग गया, आग लगने के कारण जब ये धरातल पर आने की कोशिश करता है तो बीच में ही नष्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है पृथ्वी पर गिर जाता है उल्का, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, नहीं तो बीच में ये विस्फोट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो ब्रह्मांड है वो बहुत रहस्यमय है, हम नहीं जान पाए, 1% भी उसके बारे में नहीं जान पाए, लेकिन जो भी बातें वैज्ञानिकों के द्वारा, रिसर्चों के द्वारा पता लगी है, वही चीजें मैं यहाँ लिख कर आया हूँ आपके समक्ष, ठीक है। हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारे की बात करेंगे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है, और 2 आकाशगंगाओं के मध्य के स्थान को काला कहते हैं, ठीक है। तो ये था सौर मंडल का पूरा सिस्टम। देख एक बार और दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर किधर गया भाई, ये है, देखो मैंने कहा था क्षुद्र ग्रह का पेटी कहां पर पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। ये इनके उपग्रह लिखे हुए, उपग्रह कभी मिलान करने को आ जाएगा तो भी हम कर पाएंगे। और इसके जो अंदर ग्रह इनको आंतरिक ग्रह, और इसके जो बाहर है ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इनमें से जो 5वां ये सबसे बड़ा है इधर, और इधर सबसे बड़ा ये है, तो इसे जुपियन और इसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक को पार्थिव भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये वाला थोड़ा और जूम करके भेज देंगे आपके पास में, ठीक है। और देख लेते भैया, हो गया ना, चलिए आगे देख लेते हैं।
ये था, मैंने कहा था एक तो सूर्य के चारों तरफ कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर ये डाटा लिखा हुआ है, और अपने अक्ष पर कितना समय लग रहा है ये डाटा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ग्रहों में नहीं लिखा है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सर आपने ग्रह में कुछ नहीं लिखा। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो कमेंट करके जरूर बताना कंटेंट कैसा लगा। बाकी ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है GSY विष्णु सर। टेलीग्राम पर सर्च करना है GSY विष्णु सर, वहां पर ये मिल जाएगा पीडीएफ, डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट जरूर करना कैसा कंटेंट लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।